51 उसकी समस्या। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। चीख की तेज आवाज के साथ ही सब लोग हुओवेई की ओर मुड़ गए। राजकुमारी यूनक्सी क्या कह रही थी, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि गु रुक्सुए भी हुओवेई के पास आ खड़ी हुई। जैसे ही गु चाओयान ने उस दिशा में देखा, उसने हुओवेई के चेहरे पर चकत्ते उभरते हुए देखे। अलजी। एक नज़र में ही गु चाओयान समझ गई कि वह किस चीज से निपट रही है। तुम हो? गु रुक्सुए ने अचानक गु चाओयान की ओर इशारा करते हुए तीखी आवाज में पूछा। जो लोग हुओवेई को देख रहे थे, वे सभी गु चाओयान की ओर मुड़ गए। अचानक उसे उस नौकरानी के चेहरे के हाव भाव से समझ आ गया कि दरवाजे पर उसके पेट में कुछ ठूंसने वाली नौकरानी जरूर कामयाब हो गई होगी। अब उसके लिए मुसीबत इंतजार कर रही थी। उसने ठंडे लहजे में उपहास किया। आपने ऐसा क्यों कहा, सेकंड मिस? मुझे भी कुछ दिन पहले ऐसे ही दाने निकले थे, और ये सब तुम्हारे आंगन से निकलने के बाद ही हुआ था। अब उसे भी दाने हो रहे हैं। वे ने अभी अभी तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा और तुम उसके इन शब्दों के लिए उससे नफरत करते हो। इसलिए तुम उसके साथ ये गंदी चाल चल रहे हो। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। गु रुक्सुए ने बहुत ही तर्कसंगत तरीके से अपनी बात समझाए और यहाँ तक कि अपने पिछले अनुभव को सबूत के तौर पर पेश किया ताकि वहाँ मौजूद सभी को यकीन हो जाए। कई लोग इस पद की ओर आकर्षित हुए। वे सभी चुपचाप गु चाओयान को देख रहे थे और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वहाँ मौजूद अधिकांश लोगों ने गु रुक्सुए की बात पर पहले ही विश्वास कर लिया था। आखिर गु रुक्सुए गु परिवार से थी और उसका भी ऐसा ही अनुभव था। उस पर विश्वास न करना बहुत मुश्किल था। राजकुमारी यूनिक्सी ने इस दृश्य में रुचि दिखाई। गु चाओयान ने भौहें चढ़ाकर शांतिपूर्वक पूछा, कोई सबूत है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डाली मंदिर भेजे गए मामलों में भी सबूत की आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरी मिस बिना सबूत के सीधे मुझ पर उंगली उठा रही हैं। लोग सोच सकते हैं कि आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और क्या आपके चेहरे पर हुए दानों का भी कोई सबूत है? खैर, मैंने आपके दाने ठीक कर दिए। आपने न सिर्फ मुझे धन्यवाद देने से इनकार किया, बल्कि अब मुझे दोष भी दे रहे हैं। ये तो एक सज्जन व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये कहते हुए गु चाओयान को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, ओह हाँ, आप सज्जन व्यक्ति नहीं हैं। हंगामा करने के बजाय गु चाओयान ने एक एक करके सभी बिंदुओं को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रखा। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। क्या इस बदसूरत महिला को चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी है? ये सच नहीं हो सकता। इसी बीच मैडम वांग वहां पहुंची और गवाही दी। सुश्री गु को चिकित्सा का ज्ञान है। आप सभी जानते हैं कि टोन को बचपन से ही समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने उसे ठीक कर दिया। अब वो हमारे परिवार की रक्षक हैं। मैडम वांग की बातों से कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। वे सभी इस बात पर चर्चा करने लगे कि गु परिवार की यह लड़की चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी कुशल रही होगी। जब उसने देखा कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी है, तो मैडम वांग ने और कुछ नहीं कहा और गु चाओयान की ओर मुड़ गईं। चाओयान, क्या हो रहा है? गु चाओयान अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि हुआवेई ने बीच में ही टोक दिया। मैडम वांग, मेरे चेहरे पर ये दाने उन्हीं की वजह से हुए हैं। मैंने उनके बारे में जो कहा था, उसकी वजह से वो मुझसे नफरत करती हैं। रुक्सु के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके साथ भी पहले यही सब हुआ था। हुओ परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। एक बिगड़ी हुई लड़की होने के नाते उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आसपास के लोगों में क्या चल रहा है। ये शब्द सुनकर गु रुक्सुए के चेहरे के भाव बदल गए। वह जानती थी कि मैडम वांग गु चाओयान के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। उसे डर था कि उसके साथ जो हुआ, उससे वांग परिवार उससे नफरत करने लगेगा।
हालांकि जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। इसलिए उसने आगे कहा, आज मेरे चेहरे पर भी वैसे ही दाने निकल आए हैं जैसे वे के निकले थे, इसलिए मुझे शक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या हम उसकी तलाशी लेकर यह पता लगा सकते हैं कि वो कुछ छिपा तो नहीं रही है? C52 खोजें। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। क्या आप उसकी तलाश कर रहे हैं? अविवाहित महिला के लिए यह बेहद अपमानजनक घटना थी और यह प्रस्ताव उनकी दूसरी बहन ने ही रखा था। भावहीन होकर गू चाओयान ने पर्याप्त क्रोध दिखाया। ऐसा लग रहा था कि इस तरह से मूल स्वामी की बदनामी हो गई थी। पुरानी गू चाओयान इस स्थिति का सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वह कर सकती थी। ये शब्द सुनकर मैडम वांग आगे बढ़ी और बोली, नहीं। क्या मैडम वांग मेरे घर में उसका बचाव करने की कोशिश कर रही हैं? हुआ वेई ने नाराजगी से पूछा। गू चाओयान ने मैडम वांग को थपथपाते हुए कहा कि वे निश्चिंत रहें। मैडम वांग ने पद नहीं छोड़ा। वह इतनी उम्रदराज थी कि उन आलीशान घरों में होने वाली चालों को अच्छी तरह जानती थीं। अगर चाओयान ने ऐसा न भी किया होता तो भी उसे फंसाया जा सकता था। इसलिए मैडम वांग ने इस संभावना को रोकने की कोशिश की। अगर चाओयान की जेब से कुछ भी पता चल जाता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैडम वांग के बोलने से ठीक पहले गू चाओयान ने फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मैडम वांग। ये शब्द अभी बोले ही गए थे कि वो कुछ कदम आगे बढ़ गई। वह हुआ वेई और गू रुक्सुए के पास आई और उन्हें ठंडी निगाहों से देखते हुए बोली, हाँ तुम खोज कर सकती हो, लेकिन अगर कुछ न मिले तो? अगर कुछ भी नहीं मिला तो आपकी बेगुनाही वापस मिल जाएगी, हुआ वेई ने गुस्से और अधीरता से कहा। अगर मैडम वांग की वजह से ऐसा न होता तो वह इस बदसूरत औरत से बात करने में इतना समय बर्बाद न करती। वह ऐसी इंसान थी जिसका भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकता था, इसलिए उसे उससे जरा भी डर नहीं था। गू चाओयान ने सिर झुकाकर सहमति दी, लेकिन उसकी मुठियां कसकर बंद थीं। इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, लेकिन गू चाओयान को इस बात से सबसे ज्यादा नाराजगी थी कि गू परिवार का कोई भी सदस्य उसका बचाव नहीं कर रहा था। कितना निर्दयी परिवार है। चाओयान, ये तो बस तलाशी है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं मिला तो हम तुम्हें जाने देंगे। मैडम वांग ने गू चाओयान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर कहा। मैडम वांग की मौजूदगी के बिना वह कुछ भी नहीं बोलती। गू चाओयान ने मैडम गू की ओर एक ठंडी निगाह डाली। मैडम गू ने ही उसे इस भोज में आमंत्रित करने का सुझाव दिया था, लेकिन वह उसका बचाव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही थी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो फिर तलाशी लो। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मैं इस मामले से बाहर हो जाऊंगी और आपको, मिस हुआओ, मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर उसने चारों ओर देखा। हम सब यहाँ लड़कियां हैं, तो यहाँ तलाशी लो। वह अपनी बहादुरी का प्रदर्शन नहीं कर रही थी, वह भीड़ के सामने खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी। कहीं ऐसा न हो कि गू रुक्सुए और हुआ वेई अकेले में उसे फंसाने के लिए कोई और साजिश रच लें। हुआ वेई का धैर्य टूट चुका था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी तलाशी कहाँ ली जा रही है। जहाँ तक माफी की बात है, उसे पूरा यकीन था कि उसे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, इसलिए वह वैसे भी माफी नहीं मांगने वाली थी। उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने अपने बगल में खड़ी नौकरानी से कहा। नौकरानी कुछ देर तक चेहरे पर सुकून का भाव लिए तलाशी करती रही, तभी अचानक उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। और गू चाओयान इस पूरे समय उस पर नजर रख रही थी। अब उसे और भी यकीन हो गया था कि उसे फंसाया गया है। काफी देर बाद नौकरानी के माथे पर पसीना आ गया और वह बुदबुदाई, यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है। ये दृश्य देखकर मैडम वांग समझ गई कि कुछ भी नहीं मिला।
इसलिए उन्होंने मन ही मन विश्वास से कहा, अच्छा, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। C53 लॉर्ड हुए यहाँ। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। नौकरानी को रुकना पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और अब उसे आराम नहीं मिल रहा था। मुझे कुछ नहीं मिला क्या? गू रुकसुए की हैरानी भरी आवाज से उसकी पोल खुल गई। स्थिति को देखकर मैडम वांग समझ गई कि यहाँ क्या हो रहा है। ठंडे चेहरे के साथ उसने गू रुकसुए को घूरते हुए कहा, तो आपको उम्मीद थी कि उसके पास से कुछ मिलेगा। श्रीमती गू ने गू रुकसुए को धक्का दिया। गू रुकसुए ने सिर हिलाया। नहीं, नहीं, अच्छा हुआ कि कुछ नहीं मिला। गू चाओयान ने अपने कपड़े ठीक किए और हुआओ वेई को गुस्से भरी नजरों से देखा। चूंकि सवाल का जवाब मिल गया है, तो मिस हुआओ मुझसे माफी मांग लीजिए। हुओ वेई, जो कुछ समय से काफी खोई खोई सी थी, अब होश में आ गई। कुछ भी नहीं मिला, ये तो असंभव था। आखिर चल क्या रहा था? उसने गू चाओयान की ओर देखा और सोचने लगी कि क्या उसने सच जान लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वह इतनी समझदार होती, तो गू रुकसुए ने उसे पहले ही अपमानित न किया होता। सुश्री हुआ। गू चाओयान जानती थी कि वह क्या सोच रही है, लेकिन उसने उसके जवाब का इंतजार करने के बजाय उसे याद दिला दिया। हुओ वेई की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। गू चाओयान के सामने भी उसने अपना घमंड दिखाया। अगर कुछ नहीं मिला, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसने कहा और जाने ही वाली थी कि गू चाओयान ने उसे तुरंत पकड़ लिया। तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। हुओ वेई बेहद गुस्से में थी। उसने गू चाओयान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, तुम घिनौनी औरत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, तुम खुद को क्या समझती हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं मिला, तब भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि यह सब आपकी वजह से नहीं हुआ। गू चाओयान ने हुओ वेई पर नजर डालते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। हुओ वेई अब भी बड़बड़ा रही थी। उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। गू चाओयान ने उसके चेहरे को देखा और समझ गई कि यह एक सामान्य एलर्जी है, जिसका इलाज आसानी से हो सकता है। अगर ऐसा है, तो वह ये देखना चाहती थी कि अगर उसका चेहरा ठीक न हो पाए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। जब वह सोच ही रही थी, तभी अचानक गू चाओयान को एक जोरदार धक्का लगा जिसने उसे दूर धकेल दिया। फिर एक आवाज सुनाई दी। ओह! अगले ही पल हुआ वेई जमीन पर गिर पड़ी। उसकी वजह से गू चाओयान भी गिर पड़ी, लेकिन हुआ वेई ने दुखी चेहरा बनाते हुए गू चाओयान की ओर इशारा किया मानो वही कसूरवार हो। जानबूझकर उकसाना, यही बात गू चाओयान के मन में कौंधी। उसने कुछ नहीं किया था, फिर भी हुआ वेई जमीन पर गिर पड़ी। जाहिर है, वो जानबूझकर उसे उकसा रही थी। उसे चोट नहीं लगी थी, फिर भी उसे आसानी से उठना नहीं चाहिए था। हुओ वेई तो बड़ी ही झगड़ालू थी। वह सोच रही थी कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। अप्रत्याशित रूप से बगीचा शांत था। गू चाओयान उत्सुक थी कि क्या हुआ, तभी उसने ऊपर देखा और लॉर्ड हुआई को आते हुए पाया। यहाँ इतनी शांति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लॉर्ड हुआई यहाँ थे, लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे थे? गू चाओयान फर्श पर बैठी सोच रही थी। भीड़ भगवान हुआई के सामने झुकने ही वाली थी कि भगवान हुआई ने उन्हें मना कर दिया। उसने फर्श पर पड़ी महिला की ओर अपना हाथ बढ़ाया। गू चाओयान हिचकिचाई, लेकिन हुआ वेई के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसने गू चाओयान के लिए रिश्ता तय करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड हुआई इस समय यहाँ होंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लॉर्ड हुआई, जो हमेशा ठंडे और दूर रहते थे, महिलाओं की परवाह करेंगे। क्या पता भविष्य में उसकी शादी लॉर्ड हुआई से हो जाए। वह सोच रही थी जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे लॉर्ड हुआई के हाथों में रखने ही वाली थी कि लॉर्ड हुआई ने तुरंत गू चाओयान का हाथ थाम लिया। C54
लॉर्ड हुआई का विचार। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। आसपास एकदम सन्नाटा छा गया था, हर कोई आश्चर्य से हौंफ रहा था। ये हुआ परिवार के यहाँ आयोजित एक भोज था। उन्हें लगा कि लॉर्ड हुआई केवल हुआ परिवार के लिए ही आए हैं। इसलिए जब वे दोनों जमीन पर गिर पड़े तो उन्होंने सोचा कि लॉर्ड हुआई हुआ वेई को उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह गू चाओयान होंगे। बदसूरत महिला। लॉर्ड हुआई ने थोड़ी सी ताकत लगाकर गू चाओयान को उठने में मदद की। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था, इसलिए उसके उठते ही घंटियों की गूंज पूरे आंगन में सुनाई दी। हुओ वेई अभी भी जमीन पर पड़ी थी। लॉर्ड हुआई को गू चाओयान को उठाते देख उसे लगा कि अब उसकी बारी होगी, इसलिए उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि उसकी ओर दोबारा देखने के बजाय लॉर्ड हुआई ने गंभीर चेहरे से पूछा, आखिर चल क्या रहा है? ऑफिस हुआ और मैडम हुआ, जो अब तक अदृश्य थे, तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। लॉर्ड हुआई और राजकुमारी यूनक्सी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम, लॉर्ड हुआई और राजकुमारी यूनक्सी। लॉर्ड हुआई ने उन्हें अभी उठने नहीं दिया, बल्कि दंपति पर एक नज़र डाली। उस संक्षिप्त विराम से हुओ गैंग को पसीना आ गया। अगर उसे पता होता कि लॉर्ड हुआई इस छोटे से भोज में शामिल होंगे तो वह अपनी बेटी को इतना हंगामा करने की इजाज़त नहीं देता। अब गू चाओयान को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। हुओ परिवार का कोई भी सदस्य न्याय का पक्ष नहीं ले रहा था, क्योंकि वे अपनी बेटी को हंगामा करने का मौका देना चाहते थे। आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे इस भोज में बेवजह फंसाया जा रहा था? हुओ परिवार का ये व्यवहार देखकर गू चाओयान को अचानक बहुत खुशी हुई। उसने हल्की सी मुस्कान दिखाई। कुछ देर रुकने के बाद मैडम गू कांपते हुए आगे बढ़ीं। उन्होंने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। प्रणाम, लॉर्ड हुआई, लड़कियां बस मजे कर रही थीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम गू ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि उन्हें लॉर्ड हुआई को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। अगर वह आगे नहीं बढ़ती तो गू परिवार हुआओ परिवार को पूरी तरह से नाराज कर देता। हुआओ परिवार एक बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार था, जिसे नाराज करना नामुमकिन था, और जहां तक लॉर्ड हुआई की बात है, सगाई टूटने के समय लॉर्ड हुआई की उपस्थिति के कारण उन्हें ड्यूक चांगनिंग के महल के राजकुमार और लॉर्ड हुआई के बीच संभावित संबंध का संदेह सता रहा था। अरे सच में, गू चाओयान को देखते हुए लॉर्ड हुआई का चेहरा थोड़ा कम खतरनाक लग रहा था। कुछ क्षण के संकोच के बाद गू चाओयान ने सिर हिलाया। लॉर्ड हुआई ने उन्हें एक जटिल नज़र से देखा। कुछ और कहने के बजाय उन्होंने कहा, ऑफिस हुआई, मैडम हुआई, कृपया उठें। हुओ गैंग कांपते हुए उठा। घुटनों के बल बैठने से उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई थी। जब उसे वह मिल गया तो हुआ गैंग उसकी बेटी को उठाने में मदद करने के लिए गई। हुओ वेई ने असंतुष्ट भाव से अपने पिता को घूरा। फिर उसने कहीं और देख रहे लॉर्ड हुआई की ओर अविश्वास भरी नज़र डाली। उसने अपने पैर पटके। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लॉर्ड हुआई उस बदसूरत लड़की की मदद क्यों कर रहे थे और वो उसकी तरफ क्यों घूर रहे थे, खुद की तरफ क्यों नहीं। होलादेव। हुओ गैंग उन्हें सामने के आंगन में आने के लिए कहने ही वाला था कि हुआदेव ने उसकी ओर देखते हुए उछलते हुए गू चाओयान की ओर रुख किया। क्या आप अभी खाली हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। आंखें चौड़ी करके गू चाओयान ने हैरानी से लॉर्ड हुआई की ओर देखा। लॉर्ड हुआई, जिन्हें अब और बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ने आगे कहा, मैंने सुना है कि आपने वांग परिवार के युवा स्वामी का इलाज किया है, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछना है। C55 बहुत करीब। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। गू चाओयान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वह तुरंत नहीं हिली। जब मैडम गू ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने बिना किसी परवाह के गू चाओयान को धक्का दिया और कहा, चाओयान, लॉर्ड हुआई तुम्हें बुला रहे हैं, बस उनके साथ जाओ,
यहाँ बेवकूफ़ी मत करो। गू चाओयान ने अपना सिर झुकाया और सहमति में सिर हिलाया। मैडम गू 1 मिनट पहले चिंतित थी, लेकिन अब वह वास्तव में खुश दिख रही थी। इस लड़की ने वांग परिवार के किसी सदस्य की जान बचाई थी और इन दिनों कई लोग उनसे मिलने आ रहे थे। अगर ये लड़की इस बार लॉर्ड हुआई की मदद कर दे तो पूरे परिवार को इससे असीम लाभ होगा। गू परिवार बहुत जल्द उड़ान भरने वाला था। बहुत जल्द। गू परिवार में पीढ़ियों से लोग पढ़ाई लिखाई में लगे रहे। कई संतानों ने शाही परीक्षाओं में उच्च पद प्राप्त किए, लेकिन उनमें से किसी का भी भविष्य उज्ज्वल नहीं था। उनका सर्वोच्च आधिकारिक पद 5वां था। अगर वे थोड़ा सा भी ऊपर उठ पाती तो वे गुरुजी की मृत्यु से पहले उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतर जाती। वाह, ये तो वाकई शानदार था। मैडम गू ने अपने चेहरे पर चमक के साथ लॉर्ड हुआई और गू चाओयान की विदा होती परछाइयों को देखा। मैडम गू को छोड़कर, जो हंसमुख थी, श्रीमती गू और गू रुक्सुए दोनों ही नाखुश थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गू चाओयान इतनी कुशलता से लॉर्ड हुआई का ध्यान आकर्षित कर सकती है। अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो वे उसे फंसाती नहीं, बल्कि उसे सहजता से हुआ परिवार में आने देती। गू रुक्सुए की उंगलियां रुमाल को इतनी जोर से मरोड़ रही थीं कि रुमाल बुरी तरह से विकृत हो गया था। क्यों? गू रुक्सुए सिर्फ एक ही बात सोच रही थी। हुओ गैंग के आने के कारण हुओ वेई को पहले ही वहां से ले जाया जा चुका था। मैडम गू बहुत हंसमुख थी, लेकिन मैडम वांग को ये ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आंटी सोन को गू चाओयान के पीछे जाने के लिए कहा। आखिर गू चाओयान एक महिला थी जबकि लॉर्ड हुआई एक पुरुष थे। अकेले होने पर अफवाहें फैल सकती थीं। साथ ही चाओयान के साथ अब कोई नौकरानी नहीं थी और मैडम गू को इससे कुछ फायदा होने की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने किसी को भी उस लड़की के साथ नहीं भेजा। लॉर्ड हुआई के आदमियों को आंटी सोन की संगति पसंद आई। हुओ गैंग सिर्फ चौथे दर्जे का एक बुजुर्ग था। उसका महल विशाल था, पर आलीशान नहीं। आंगन की सजावट बड़े सलीके से और खूबसूरती से की गई थी, जो बुजुर्ग के सामाजिक दर्जे के अनुरूप थी। बुजुर्ग का पद भले ही ऊंचा न हो, लेकिन इससे उन्हें काफी धन संपत्ति प्राप्त होती थी। यही कारण था कि मैडम गू ने हुओ परिवार को कभी नाराज नहीं किया। तुम अभी सच क्यों नहीं बोल रही थी? लॉर्ड हुआई ने ठंडी निगाहों से गू चाओयान से पूछा। मुझे लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, गू चाओयान ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वसंत ऋतु में कुछ कलगी उड़ती हुई आई, जिन्हें देखकर गू चाओयान चिढ़ गई और उसने उन्हें हाथों से हटा दिया। लॉर्ड हुआई अब तक तो गंभीर भाव बनाए हुए थे, लेकिन अब वे सचमुच नाराज थे। उन्होंने गू चाओयान का हाथ पकड़ लिया जो उनके बालों को हटा रहा था और गू चाओयान के चेहरे को घूरते हुए गहरी भौहें चढ़ा लीं। गू चाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि इस बात से उसे इतना गुस्सा क्यों आया। उसके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि वह उस पल पलटवार करना भूल गई, लेकिन उसने कबूल किया। हुओ वेई ने मुझे फंसाया है, उसने कहा कि मैंने उसे चकत्ते दिए हैं। मैंने तो बस उन चकत्तों को बनाए रखा, इसलिए बदला ले लिया गया। मुझे खुशी है कि तुमने अभी मेरा बचाव किया, लेकिन मैं आने वाली मुश्किलों का सामना करने में सक्षम नहीं हूँ। ये शब्द कहते ही गू चाओयान ने राहत की सांस ली। ये पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह सावधानीपूर्वक कोई बात समझाई थी। लॉर्ड हुआई का चेहरा और भी खिल उठा, लेकिन आंटी सोंग थोड़ी चिंतित हो गईं। उनकी सगाई नहीं हुई थी, तो वे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते थे? वो उन्हें कुछ याद दिलाने ही वाली थीं कि लॉर्ड हुआई के अंगरक्षकों ने उन्हें रोक दिया। C56 संदेह। नौकर अपने मालिक के समान थे। लॉर्ड हुआई और उनके पहरेदार बेहद आक्रामक दिख रहे थे, जिन्होंने आंटी सोंग को भावहीनता से रोक रखा था। आंटी सोंग हिलने की हिम्मत नहीं कर पाईं। दूसरे लॉर्ड शायद उनकी मदद करते, लेकिन लॉर्ड हुआई ने ऐसा नहीं किया। वो एक क्रूर व्यक्ति थे जो अपने विरोधियों को मार डालते थे।
आंटी सॉन्ग सहम गईं और लड़की के पीछे पीछे चलने लगीं। गू चाओयान की बातें सुनकर लॉर्ड हुआई का आक्रामक रूप कुछ कम हो गया। फिर भी उनके चेहरे से ठंडा भाव गायब नहीं हुआ। वे अब भी गू चाओयान को घूर रहे थे। तो तुम्हारा मतलब है कि लड़की का चेहरा ठीक नहीं होगा? गू चाओयान ने निर्दयता से सिर हिलाया। चूंकि उसने ये साबित करने के लिए इतनी मेहनत की है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यह आरोप सच साबित हो जाए। इस वाक्य को सुनकर लॉर्ड हुआई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह महिला वाकई दिलचस्प थी। वह बाकी सभी परेशान करने वाली महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी गलती मान ली, ठीक वैसे ही जैसे वह आमतौर पर करता था। हुओ वेई के बारे में चर्चा समाप्त करने के बाद दोनों शांत हो गए और बिना कुछ और कहे आगे बढ़ने लगे। गू चाओयान अपने दोनों जन्मों में बातूनी नहीं थी, और लॉर्ड हुआई तो उससे भी कम बातूनी थे। गू चाओयान हिचकिचाने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह एक अच्छा साथी साबित होगा। उसे लग रहा था कि यह आदमी थोड़ा सनकी है। पहली मुलाकात में ही उसने मुस्कुराते हुए उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, जबकि वह दिखने में बदसूरत थी। अब वह एकदम ठंडा व्यवहार कर रहा था। वह वाकई उलझन में थी। हालांकि यह विचार गू चाओयान के मन में ज्यादा देर तक नहीं रहा। वो इस बात को स्वीकार कर सकती थी कि भले ही लॉर्ड हुआई सनकी थे, क्योंकि उसे उनसे बेहतर साथी नहीं मिल सकता था। जैसे ही वे लेक सेंटर पवेलियन पहुंचे, गू चाओयान ने सीधे सीधे पूछा, क्या आप अभी भी मुझसे शादी करने का इरादा रखते हैं, जैसा कि आपने पहले कहा था? हा हा हा, अचानक हंसी आ गई। गू चाओयान ने लॉर्ड हुआई की ओर देखा और अंधेरे कोने में छिपे काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पहचान लिया। लिन सेन। लॉर्ड हुआई ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति को शांत किया। फिर उन्होंने गू चाओयान की ओर मुड़कर कहा, लिन सेन मेरा गुप्त अंगरक्षक है। वह ज्यादा बोलता नहीं है। ये शब्द कहते हुए उसने अपनी तीखी निगाहें गू चाओयान पर टिका दी। उसे उसकी साफ, सुंदर और निर्मल आंखें बहुत पसंद थीं। क्या तुम अभी हाँ कहना चाहते हो? झू वोएजिन शांत था, बिना कोई भावना दिखाए उसने ये शब्द कहे। गू चाओयान ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि उस सामाजिक स्तर का आदमी कभी कोई गंभीर बात नहीं कहता, लेकिन वह तैयार थी। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं करती हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पहले मैं इतनी भोली थी कि यह मानती थी कि मैं अपनी क्षमताओं से जो चाहूँ वो पा सकती हूँ। लेकिन अब ये सोच गलत साबित हो गई है। इसलिए मैंने आपके सुझाव पर विचार किया और मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं आपकी राजकुमारी होती तो उन बुरी औरतों का मुझे कोई सामना नहीं करना पड़ता। सब कुछ आसान हो जाता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेशक मैं बिना किसी कारण के तुम्हारी राजकुमारी नहीं बनूंगी। ये शब्द सुनकर झोऊ हुआइजिन ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। उसने उसके लिए एक कप चाय बनाई। जारी रखें। आपने मुझसे विवाह का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि आपके लिए मैं कुछ हद तक व्यावहारिक भी हूँ। किंग कहती हैं कि आप संत दिव्य भूमि के सबसे महान स्वामी हैं और राजा आपसे प्रेम करते हैं। सभी का मानना है कि राजा आपसे अत्यंत प्रेम से पेश आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रभु, रोंग चुक्सुआन ने क्रोध से दहाड़ते हुए गू चाओयान की ओर शत्रुतापूर्ण दृष्टि डाली। चुप रहो। झू वोएजिन ने उसे गुस्से से घूरा, लेकिन फिर कोमल भाव से गू चाओयान की ओर मुड़ी। कृपया जारी रखें। C57 लॉर्ड हुआई के साथ विवाह। अन्य लोग शायद इस स्थिति से भयभीत हो जाते, लेकिन झू हुआइजिन के आदमियों की प्रतिक्रिया देखकर गू चाओयान को अपनी धारणा पर अधिक भरोसा हो गया। अगर वह सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता है, तो वह तुम्हें सबके सामने क्यों लाएगा ताकि तुम सबके दुश्मन बन जाओ? अगर वह सचमुच में प्यार करता, तो सिंहासन पर बैठने की उसकी संभावना सबसे अधिक होती।
लेकिन दूसरे सरदार यकीन नहीं करते। जब वे यकीन नहीं करते तो वे जरूर मिलकर लॉर्ड हुआई को मार डालते। ये समझना आसान था, सबसे बुरा तो हमेशा बाद में ही होता है। ये कहते हुए गू चाओयान ने लॉर्ड हुआई की ओर एक तिरछी नजर डाली, जिनके चेहरे पर ठंडे भाव थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे कोई गुस्सा दिखाने वाले हैं। इसलिए उसने साहपूर्वक कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैं एक कुशल चिकित्सक हूँ जिसका ज्ञान अन्य सभी से कहीं अधिक है। आपने मेरे द्वारा वांग परिवार के टोन की जान बचाने के बारे में तो सुना ही होगा। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज शाही चिकित्सक भी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। और चिंता मत करो, मैं तो बस राजकुमारी होने का दिखावा कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कोई वास्तविक परिवार बसाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा और मेरा मिशन पूरा हो जाए तो तुम मुझे तलाक दे सकते हो। फिर मैं दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एक जगह ढूंढ लूंगी और एक सन्यासिनी की तरह जीवन व्यतीत करूंगी। अपने कथनों को समाप्त करते हुए गू चाओयान ने लॉर्ड हुआई की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसा लगता है लॉर्ड हुआई? लॉर्ड हुआई के ठंडे चेहरे पर कई भाव उभर आए। वे भौहें चढ़ाए बैठे थे, उस युवती के लिए सहानुभूति जता रहे थे जिसे अपने भविष्य की योजना बनानी थी। उसने यहाँ तक कह दिया था कि वो उनके साथ परिवार नहीं बसाएगी और उसे तलाक के कागजात चाहिए। झू हुआइजिन को गुस्सा आ गया। तो क्या वो उसका इस्तेमाल करने के बाद भाग जाएगी? ऐसा तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया, ये तो बहुत भयानक लगता है। गू चाओयान का आत्मविश्वास अचानक टूट गया। हाँ, वो एक कुलीन व्यक्ति था, इसलिए उसके साथ सहयोग करना आसान नहीं था। इसलिए उसे कुछ और सोचना पड़ा। झू हुआइजिन गुस्से से आग बबूला था, लेकिन उसके भ्रमित चेहरे को देखकर वह हिचकिचाने लगा। चाओयान, तुम्हें इतना सोचने समझने और योजना बनाने की जरूरत नहीं है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे महल में तुमसे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। गू चाओयान ने गहरी सांस ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। काफी देर बाद गू चाओयान ने होश में आकर कहा, कुछ और दिन रुकना ठीक नहीं होगा। मुझे अभी और भी काम करने हैं। जब वे सब खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि प्रस्ताव कब रखना है। झू हुआइजिन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। गू चाओयान को फिर से लगने लगा कि लॉर्ड हुआई एक पागल व्यक्ति हैं। खैर, वह एक डॉक्टर थी। वह बाद में उसकी जांच कर सकती थी। अगर उसके सिर में गंभीर चोट नहीं आई थी तो शायद वह उसे ठीक कर सकती थी। अगर झू हुआइजिन को पता होता कि गू चाओयान इस तरह सोच रहा है तो वह खून से लथपथ मुंह थूक देता। जब उनका काम पूरा हो गया तो गू चाओयान ने आखिरकार पास ही खड़ी आंटी सोंग को देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उन्होंने साथ में बहुत ज्यादा समय बिता दिया था। इसलिए वह तुरंत उठ खड़ी हुई। आंटी सोंग यहाँ है, मैडम वांग शायद मुझे बुला रही होंगी। मैं अब जा रही हूँ। झू हुआइजिन ने सिर झुकाकर सहमति में जवाब दिया और सौम्य भाव से कहा, भविष्य में जब भी आपको किसी चीज की जरूरत हो मुझसे संपर्क करें। गू चाओयान कांप उठी। उसे यह वादा कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर लगा, इसलिए वह जल्दी से वहां से चली गई। गू चाओयान को अपनी ओर आते देख आंटी सोंग ने जल्दी से कहा, सुश्री चाओयान, मैडम वांग आपको बुला रही हैं। C58 सेंट कॉलेज। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। आंटी सोंग की बातें सुनकर गू चाओयान को रोने का मन हुआ। किंग के अलावा मैडम वांग ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति होंगी जिन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। लॉर्ड हुआई को यह अनुचित लग सकता है।
ये जानते हुए कि किंग उसके साथ नहीं है, उसने आंटी सोंग से अपने पीछे आने को कहा ताकि उसके बारे में कोई अफवाह न फैले। मैडम गो ऐसा कभी नहीं करती। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि उन दोनों के बीच कुछ हो जाए, जिससे पूरा परिवार लॉर्ड हुआई की चापलूसी कर सके। बातचीत के लिए उन्हें काफी दूर तक चलना पड़ा था, इसलिए आंटी सोंग से दोबारा मिलने में उन्हें और भी ज्यादा समय लग गया। वापस बगीचे में जब गू चाओयान दोबारा प्रकट हुई, तो किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, सब उसे घूरते रहे। सब चुप थे और किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। लॉर्ड हुआई ने ही उसे उसकी जांच करने के लिए कहा था। अगर इस बदसूरत औरत में लॉर्ड हुआई को अपना शुक्रगुजार बनाने की कला होती, तो शायद वो किसी को भी मार सकती थी जिसे वो नापसंद करती। मंत्री की बेटी को देखो। लॉर्ड हुआई के एक आदेश पर उसने अपना एक हाथ खो दिया, जबकि लॉर्ड हुआई उन छोटे मोटे अधिकारियों की बेटियों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। लॉर्ड हुआई के प्रति उनके भय के कारण गू चाओयान को ये स्थिति काफी मनोरंजक लगी। कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था और न ही उसके बारे में ताने मार रहा था। कितना अच्छा लग रहा था, इसलिए वह सीधे मैडम वांग के पास चली गई। मैडम वांग उसे किसी अनजान जगह ले गईं और चिंता से पूछा, क्या तुम लॉर्ड हुआई द्वारा उठाए गए मुद्दे को हल कर पाओगी? अरे, तो उनका इलाज करने के कारण तुम्हें पदोन्नत करना हमारी गलती थी। हमें इस बारे में इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उसकी समस्या हल नहीं कर पाई, तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। तुम हमारे परिवार की रक्षक हो और हम तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैडम वांग गंभीर दिख रही थी, लेकिन गू चाओयान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अगर मैडम वांग को पता चलता कि वे किसी संभावित बीमारी के बजाय शादी के बारे में बात कर रहे थे, तो वे बेहोश हो जाती। हालांकि अभी सच बताने का समय नहीं था, इसलिए गू चाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लॉर्ड हुआई ने तो बस पहले पूछा था। मेरे पास इसका पता लगाने के और भी तरीके हैं। मैडम वांग ने राहत की सांस ली। ये तो अच्छी बात है। लॉर्ड हुआई बहुत खतरनाक आदमी हैं। मैडम वांग ने ये शब्द कहने के बाद चारों ओर नजर घुमाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर उन्हें तसल्ली हुई। जब मैडम वांग चिंतित नहीं थी, तो गू चाओयान को किसी तरह राहत महसूस हुई। हालांकि आंटी सोंग की कही बात याद करके गू चाओयान ने पूछा, आंटी सोंग ने कहा कि आप मुझे बुला रही थीं। मैडम वांग ने सिर हिलाकर सहमति में सहमति दी। आंटी सोंग ने उसे यहाँ लाने के लिए यही बहाना बनाया था, लेकिन अब उसे कुछ याद आया। ये लड़कियों के स्कूल के बारे में है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तुम्हारी सगाई टूट गई, लेकिन तुम अभी जवान हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम अपनी मेडिकल स्किल्स के साथ सेंट कॉलेज में 2 साल बिता सकती हो। जब तुम 15 साल की हो जाओगी, तो अगर गू परिवार कुछ नहीं करना चाहेगा, तो हमारा परिवार तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने में मदद कर सकता है। सेंट कॉलेज में पढ़ाई का अनुभव होने से सगाई होने के बावजूद भी तुम्हारी छवि बेहतर हो सकती है। लड़कियों का स्कूल। उसे सिर्फ इसलिए उस स्कूल में जाना जरूरी नहीं था क्योंकि उसे शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना था, लेकिन चूंकि मैडम वांग ने स्कूल का जिक्र किया था, तो इसका मतलब ये था कि उस स्कूल की उस इलाके में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसे चुप देखकर मैडम वांग ने उसे याद दिलाया, सेंट कॉलेज का मेडिकल विभाग शाही दरबार के लिए छात्रों की भर्ती करता है। ये बहुत बड़ा सम्मान होगा। गू चाओयान ने सिर हिलाया। वह पहले हिचकिचा रही थी, लेकिन अब नहीं। अगर लॉर्ड हुआई उसके साथ सहयोग करते, तो उसकी शक्ल सूरत और अफवाहों की वजह से लॉर्ड हुआई के बारे में बुरी बातें फैलतीं। इसलिए उसे कुछ ऐसा करना था जिससे ये सहयोग सार्थक हो सके और स्कूल खुद को साबित करने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता था। लेकिन उसे अपने दहेज पर दावा करने के लिए काम करने की जरूरत थी। C59 डाटा। अनुवादक हेनी, ट्रांसलेशन संपादक
हेनी ट्रांसलेशंस। गू चाओयान का उलझन भरा चेहरा देखकर मैडम वांग चिंतित हो गईं कि सिर्फ चिकित्सा कौशल के दम पर वह प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर पाएंगी। इसलिए उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा, सेंट कॉलेज में भर्ती प्रक्रिया हर साल शरद ऋतु में ही शुरू होती है। परीक्षा की तैयारी के लिए तुम्हारे पास अभी काफी समय है। तुम इनमें से कोई एक कला सीख सकती हो, वीणा बजाना, शतरंज खेलना, सुलेख लिखना या चित्रकारी। चिकित्सा कौशल के दम पर तुम्हारे कॉलेज में प्रवेश की अच्छी संभावना है और हम तुम्हें कुछ सिफारिशें भी दे सकते हैं। हालांकि यह निश्चित था कि गू चाओयान चिकित्सा विभाग में ही दाखिला लेने जा रही थी, लेकिन सेंट कॉलेज में पढ़ाई के लिए सख्त नियम थे। परीक्षा में चिकित्सा कौशल से कहीं अधिक कौशल शामिल हो सकते थे। इसमें वीणा, शतरंज, सुलेख और चित्रकला भी शामिल थे। मैडम वांग को सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी, लेकिन उन्हें विश्वास था कि चाओयान सफल हो जाएगा। जब गू चाओयान ने सुना कि परीक्षा शरद ऋतु तक नहीं होगी, तो उसने राहत की सांस ली। अभी भी कुछ महीने बाकी थे, जो उसके लिए दहेज वापस पाने के लिए पर्याप्त होंगे। वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। भोज के शेष समय में गू चाओयान मैडम वांग के पास खड़ी रहीं। गू परिवार ने उन्हें लाने के लिए किसी को नहीं भेजा था। वे बस यही चाहते थे कि वह और लॉर्ड हुआई कुछ और समय अकेले में साथ बिता सकें। इस दौरान हुआ परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे नाराज नहीं किया। यह शायद लॉर्ड हुआई की उपस्थिति के कारण हुआ था। वापसी के समय ही मैडम गू ने अपनी नौकरानी काइमिंग से गू चाओयान को बुलाने के लिए कहा। काइमिंग ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहने के बजाय विनम्रता से कहा, मालकिन, हमारे पास गाड़ियां कम पड़ रही हैं। मैडम गू ने कहा है कि आप मैडम वांग के साथ जा सकती हैं। ये शब्द सुनकर गू चाओयान ने भौहें चढ़ा लीं। उसकी भौहों के बीच क्रोध झलक रहा था। वो गू परिवार की गाड़ियों के साथ आई थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि वहां पर्याप्त जगह थी। मैडम गू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह गू झेनकांग को वांग परिवार के साथ सवारी करने के लिए मजबूर कर रही थीं। इस तरह वह बाहरी लोगों को ये दिखा सकेंगी कि वांग परिवार और गू परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं। शायद इससे गू झेनकांग को पदोन्नति मिलने की संभावना बढ़ जाए। वह अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा किसी नौकरानी पर नहीं कर सकती थी। काइमिंग भी घबराई हुई थी। वो काइझू जैसा अनुभव नहीं करना चाहती थी। काइमिंग क्षमा मांगने के लिए घुटने टेकने ही वाला था कि तभी मैडम वांग वहां आ गईं। उन्होंने काइमिंग की बातें सुन ली थीं, क्योंकि वह पास ही खड़ी थी और काइमिंग ऊंची आवाज में बोल रहा था। नौकरानी को जरूर चिंता हुई होगी कि गू चाओयान अपने परिवार के साथ सवारी करने की जिद करेगी। ठीक है, बस अपने मालिक के पास वापस जाओ। चाओयान आज हमारे साथ है, मैडम वांग ने कहा। जवाब सुनते ही काइमिंग जल्दी से वहां से चली गई। गू चाओयान ने मैडम वांग की ओर देखते हुए दोषी स्वर में कहा, मुझे खेद है। कोई बात नहीं, मैडम वांग ने उन शब्दों को नज़रअंदाज कर दिया। गू चाओयान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने हार मान ली। उसने उस एहसान को याद रखा। वह भविष्य में उस एहसान का बदला चुकाने वाली थी। गू चाओयान की इज्जत बचाने के लिए मैडम वांग उसके साथ दरवाजे तक घोड़े पर सवार होकर गईं, लेकिन वह खुद अंदर नहीं गईं। मैडम गू को ये थोड़ा दयनीय लगा, लेकिन उन्हें चाओयान को डांटने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। लेकिन गू झेनकांग अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अरे बदसूरत लड़की, तुम्हें कुछ नहीं आता क्या? मैडम वांग दरवाजे पर खड़ी हैं और तुमने उन्हें अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। सुआ का सिर, कितनी बेवकूफ़ हो तुम! क्या तुम कुछ कर सकती हो? मैंने सुना है कि तुमने आज हुआ परिवार को भी नाराज कर दिया। वे नाराज होने वाले लोग नहीं हैं, अब घुटने टेक दो। गू चाओयान ने गू झेनकांग पर ठंडी नज़र डाली। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने गू झेनकांग को लगभग भयभीत कर दिया था। C60
भगवान हुआई के वचन। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। ये दृश्य देखकर मैडम गू ने छड़ी उठाए और चिल्लाते हुए गू झेनकांग पर फेंक दी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? चाओयान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये जानबूझकर नहीं हुआ था, इसलिए मैडम गू सारा दोष उन पर डाल रही थी। पुरानी गू चाओयान को लगता था कि मैडम गू उसके पक्ष में है, लेकिन अब उसने गौर किया कि जब मैडम गू झेनकांग को मार रही थी, तो वो बड़े बड़े इशारे तो कर रही थी, लेकिन जरा भी जोर नहीं लगा रही थी। जाहिर है, वो गू झेनकांग की बात से सहमत थी। मैडम गू वाकई चालाक थी। वो उनका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उनका पक्ष भी नहीं लेना चाहती थी। गू झेनकांग के चिल्लाने पर वो जरूर घबरा गई थी। उनकी दिली इच्छा थी कि काश ये हादसा हुआ ही न होता। दुर्भाग्यवश वह अब पहले जैसी गू चाओयान नहीं रही थी। वहीं खड़ी होकर भी उसने घबराहट या अपराधबोध का कोई भाव नहीं दिखाया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वांग परिवार के साथ थी। अगर आप इतने दयालु हैं, तो हवेली के दरवाजे पर इंतजार क्यों नहीं करते ताकि आप उन्हें खुद अंदर बुला सकें? मैं मैडम वांग के बराबर नहीं हूँ, इसलिए उन्हें अंदर बुलाना मेरे लिए नियमों के खिलाफ है। जहाँ तक हुआ परिवार में जो हुआ, मिस हुआ और दूसरी बहन ने दावा किया कि मैंने मिस हुआ को नाराज किया था, लेकिन गलतफहमी दूर हो गई थी। मैंने हुआ परिवार को कैसे नाराज किया? क्या आप भी इतने बेवकूफ़ हैं, पिताजी? गू चाओयान ने शांत भाव से ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। गू झेनकांग भी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। उन्हें पता था कि गू चाओयान वांग परिवार के साथ घर लौटी थी, लेकिन वे खुद वांग परिवार का अभिवादन करने नहीं गए थे। इसलिए जब उन्हें चेन फू से पता चला कि मैडम वांग ने अंदर आने से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सारा दोष गू चाओयान पर मर दिया। उसने जो कुछ कहा वह सब सच था, लेकिन गू झेनकांग अपने घमंडी रवैये के कारण अभी भी गुस्से में था। उसने गू चाओयान की ओर इशारा किया और उस पर चिल्लाने ही वाला था कि मैडम गू ने सचमुच गुस्से में कहा, चुप रहो। गू झेनकांग आश्चर्यचकित और क्रोधित दोनों हो गया। पिछले कुछ वर्षों में वो हवेली में हर चीज का मालिक होने का आदी हो गया था, लेकिन उसने अपनी मां को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह नाराजगी से वहीं खड़ा रहा। मैडम गू भी गुस्से में थी। उनका इकलौता बेटा था, जो गूंगा निकला। आजकल ये लड़की सिर्फ वांग परिवार की सुरक्षा में ही नहीं थी, वो लॉर्ड हुआई से भी बात कर रही थी। ये गू परिवार के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता था। उनका इरादा उसे डराकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाना था, लेकिन अब ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अगर ऐसा था, तो उसे नाराज नहीं होना चाहिए था। उसका बेटा कितना मूर्ख था कि उसे यह बात समझ नहीं आई। इसलिए तो उसे कभी पदोन्नति नहीं मिली। चाओयान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पिता वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं है। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ठीक है? मैडम गू ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। आज लॉर्ड हुआई ने तुमसे क्या कहा? ये सच है कि वे लॉर्ड हुआई की बातों को लेकर चिंतित थे। वह मैडम गू को ये बताने वाली नहीं थी कि वे क्या बात कर रहे थे, इसलिए उसने बस हल्की सी मुस्कान दिखाई। कुछ खास नहीं, बस बीमारियों के बारे में कुछ बातें। लॉर्ड हुआई ने मुझे चुप रहने को कहा था। मुंह बंद। मैडम गू अब समझ गई थी कि यह जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। उसने अनजाने में अपनी अंगूठी घुमाई और आगे कहा, बाहरी लोगों से तुम चुप रह सकते हो, लेकिन हम एक परिवार हैं, इसलिए तुम मुझसे खुलकर बातें कर सकते हो। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? गू चाओयान ने पूछा। C61 लिन परिवार को। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। श्रीमती गू और गू रुक्सुए के साथ साथ बाकी सभी लोग गू चाओयान को घूर रहे थे। जाहिर तौर पर वे सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे।
आखिर गू चाओयान ने ही लॉर्ड हुआई के साथ विश्वासघात किया था, न कि उन्होंने। चाओयान, हम एक परिवार हैं, तुम हमें कुछ भी बता सकती हो, श्रीमती गू ने आगे कहा। मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि लॉर्ड हुआई कैसे हैं। अगर आपको उनका रहस्य पता चल गया, तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। गू चाओयान ने गला काटने का इशारा किया। श्रीमती गू चौंक गईं और सहम गईं। अब उन्हें इस बात की उतनी जिज्ञासा नहीं रही कि आखिर हुआ क्या था। हालात देखकर गू रुक्सुए ने घबराते हुए कहा, क्या यह इतना गंभीर है? आप तो बस हमें डरा रहे हैं। गू चाओयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ठीक है, लॉर्ड हुआई ने कहा। ये शब्द बोले जाने से पहले ही मैडम गू चिल्लाईं, इस बारे में बात करना बंद करो। अगर लॉर्ड हुआई इसे गुप्त रखना चाहते हैं, तो कुछ भी मत बताओ। गू चाओयान ने झुककर सिर हिलाया। वह इस स्थिति से प्रसन्न थी। मैडम गू सिर्फ इसलिए नाखुश थी कि चीजें उनके मन मुताबिक नहीं हुई और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, आज हम सब बहुत थक गए हैं, चलो घर वापस चलते हैं। मैडम गू चाओयान ने कहा, मैं कल लिन परिवार के पास जाना चाहूंगी। इन शब्दों को सुनकर श्रीमती गू ने अपने कदम रोक दिए और मैडम गू ने भौहें चढ़ा लीं। सुश्री लिन के देहांत के बाद वहां कोई नहीं गया और बहुत कम लोगों ने उनके बारे में बात की। गू झेनकांग ने भी किसी को उनके बारे में कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं दी। मैडम गू ने भी यही किया। लेकिन आज जब गू चाओयान ने कहा कि वह लिन परिवार से मिलना चाहती है, गू झेनकांग उछल पड़ा और गंभीर चेहरे से बोला, बिल्कुल नहीं। मैं वहां जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे दहेज की सूची वापस लेनी है, क्योंकि मैडम गू पहले ही मुझे दहेज वापस देने के लिए सहमत हो गई हैं। दूसरी बहन की शादी जल्द ही होने वाली है ना? और मैं अभी भी खानदानी बेटी का दर्जा रखती हूँ। गू चाओयान ने श्रीमती गू की ओर देखा, जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कौन सी सूची? मैं दहेज का इंतजाम कर सकती हूँ और आप उसे ले आएंगी, कितना आसान है। श्रीमती गू कभी भी उस सूची को किसी के सामने आने नहीं देंगी। श्रीमती लिन के पास दहेज की बहुत बड़ी रकम थी। वह सोच रही थी कि उन्हें थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दे ताकि उनका गुजारा चल सके, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती लिन इतनी चालाक होंगी कि दहेज की सूची हासिल कर लेंगी। सच कहें तो गू हवेली श्रीमती लिन के दहेज पर ही निर्भर थी। श्रीमती गू ने सीधे मैडम गू से बात की। श्रीमती गू और मैडम गू के बीच भले ही ज्यादा बनती न हो, लेकिन दहेज के मामले में दोनों की राय एक जैसी थी। मैडम गू को अच्छी तरह समझ आ गया था कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने छड़ी चटकाते हुए कहा, आपकी मां के देहांत के बाद से लिन परिवार और हमारे परिवार के बीच विवाद चल रहा है। आपको उनसे सूची नहीं मिलेगी और इससे आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या आपने गौर किया कि लिन परिवार और हमारा परिवार इन वर्षों में कभी एक दूसरे से मिलने नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन परिवार हमसे नफरत करता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दादी श्रीमती गू की निगरानी कर रही हैं जब वो दहेज की चीजों को देख रही हैं, क्या ये ठीक रहेगा? मैडम गू को सुश्री लिन की व्यवसायी के रूप में पहचान पसंद नहीं थी, लेकिन गू परिवार के पास कभी अधिक धन नहीं था और उन्हें उनसे पैसों की जरूरत थी। अन्यथा वह गू झेनकांग को सुश्री लिन से शादी करने की अनुमति नहीं देती। ये श्रीमती लिन द्वारा दिया गया दहेज ही था जिसने उन्हें एक शानदार जीवन दिया था। जब गू चाओयान बदसूरत, मोटी और सबकी नफरत का पात्र थी, तब किसी ने भी उसे दहेज देने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब वह उस सूची के बारे में सोचने लगी है, जो निश्चित रूप से उसे नहीं दी जाएगी। अब मैडम गू उसे लिन परिवार से मिलने से रोकने की कोशिश कर रही थीं।
हालांकि सच्चाई ये थी कि लिन परिवार और गू परिवार के बीच मतभेद थे। C62 आप गलत हैं। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। लेकिन शायद वे सारे झगड़े अब सुलझ चुके थे। आखिर यह बदसूरत लड़की लिन परिवार की ही खून की थी। मैडम गू जोखिम नहीं लेना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गू चाओयान को यही उम्मीद थी। जितना ज्यादा वे विरोध करते, उतना ही ज्यादा वह लिन परिवार से मिलने जाना चाहती थी। इसलिए उसने शांत मुस्कान के साथ कहा, लेकिन लॉर्ड हुआई ने पहले ही अपने आदमियों को मेरे साथ वहां भेजने का इंतजाम कर दिया है। क्या? मैडम गू की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अब सचमुच गुस्से में थी, हालांकि उन्होंने अपनी भावनाओं को मुश्किल से ही व्यक्त किया। क्या लॉर्ड हुआई ने अपने आदमियों का इंतजाम कर लिया था? तो फिर वह इसे कैसे ठुकरा सकती थी? श्रीमती गू भी चिंतित थीं। वे इतनी परेशान हो गईं कि पैर पटकने लगी। उन्हें डर था कि कहीं वे इस मौके पर कुछ गलत न कह दें। उन्हें इस बात का बहुत डर था कि लॉर्ड हुआई के आदेश के कारण मैडम गू प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी। चाओयान, तुमने गलती की है। तुम न तो मुझ पर और न ही मैडम गू पर भरोसा कर रहे हो, इसलिए तुमने लॉर्ड हुआई को इसमें शामिल कर लिया। श्रीमती गू ने चिढ़कर गू चाओयान की ओर देखा और गुस्से से कहा। मैडम गू ने अपने चेहरे पर क्रोध दिखाना बंद कर दिया, लेकिन वह मन ही मन नाराज थीं। कुछ और कहने के बजाय वह चुपचाप गू चाओयान को देखती रही। मैडम गू का स्वभाव कुछ ऐसा ही था। गू चाओयान को इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने कहा, मैडम गू ने बताया है कि लिन परिवार हमसे नफरत करता है, इसलिए अगर हम अकेले उनके पास गए तो शायद हमें मना कर दिया जाए। इसलिए मैंने लॉर्ड हुआई से बदले में यह एहसान मांगा है। इस तरह मुझे न सिर्फ सूची मिलेगी, बल्कि लिन परिवार में हमारी इज्जत भी कायम हो जाएगी। आखिर वे लॉर्ड हुआई के आदमी हैं। प्रतिष्ठा स्थापित करना। लॉर्ड हुआई के आदमी। ये शब्द सुनकर मैडम गू का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अनजाने में ही अपनी उंगली पर बंधी अंगूठी को घुमाना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन सारे सुरागों पर गौर किया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी, मानो बहुत खुश हो। शाबाश बच्ची, तुम गू हवेली के बारे में सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आपको लिन परिवार से मिलने जाना चाहिए। उसने श्रीमती गू की ओर मुड़कर कहा, श्रीमती गू, आपको जल्द से जल्द गाड़ियां तैयार करानी होंगी। श्रीमती गू को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मैडम गू को धोखा दिया गया है, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें याद दिलाया, मैडम गू, आपको पहले इसके बारे में सोचना होगा। चुप रहो। मैडम गू ने श्रीमती गू की ओर झुंझलाहट से देखा। कितनी बेवकूफ़ है ये, इसने झेनकान के लिए इस औरत को चुना। श्रीमती गू पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थीं, जिससे मैडम गू बेहद खुश थीं। मैडम गू उनसे इसलिए संतुष्ट थीं क्योंकि वह प्रतिष्ठित गू परिवार की वंशज थीं, जिनका खानदानी संबंध बहुत अच्छा था। परिवारों के बीच विवाह इसी प्रकार होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते गए, वह बहुत परेशान करने वाली लगने लगी। सच कहें तो राजकुमार की वजह से उनके महल में एक बार लॉर्ड हुआई आए थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई और सम्मान नहीं मिला था। अब लॉर्ड हुआई अपने आदमियों को पारिवारिक मामलों में मदद के लिए भेज रहे हैं, ये कितना बड़ा सम्मान है। जब तक झेनकांग ने अपने साथियों को जानकारी लीक की होती, तब तक उसे वांग परिवार से मिली प्रतिष्ठा की तुलना में बेहतर प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती। चाओयान, तुमने आज बहुत मेहनत की है, अब घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। लिन परिवार वापस जाने के लिए मैं तुम्हारे सारे इंतजाम कर दूंगी। मैडम गू ने दोस्ताना चेहरे से कहा और फिर श्रीमती गू को घूरते हुए बोली, मेरे साथ आओ। गू चाओयान ने झुककर अभिवादन किया और चली गई। श्रीमती गू ने मैडम गू को नाशपाती के आंगन के अंदर की ओर चलने में मदद की।
रास्ते में मैडम गू ने श्रीमती गू को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम दिन ब दिन और भी मूर्ख होती जा रही हो। C63 विवाह। मैडम गू। श्रीमती गू ने जोर से पैर पटका। अन्य मामलों में वह मैडम गू से कुछ भी करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, लेकिन इस मामले में उसने ऐसा किया क्योंकि यह उनके पारस्परिक लाभ का मामला था। तो उसने नाराजगी से कहा, मैं गलत नहीं हूँ, तुम गलत हो। सुश्री लिन के दहेज में इतनी सारी जमीनें और भंडार शामिल हैं, और हम सब उन्हीं जमीनों और भंडारों पर गुजारा कर रहे हैं। साथ ही रुक्सुए को भी दहेज चाहिए। वह किसी साधारण परिवार में नहीं, बल्कि राजकुमार से शादी कर रही है। हम उसके दहेज के साथ कंजूसी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस बदसूरत औरत को दहेज की क्या जरूरत है? उसे दवाइयों का थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन वो इतनी बदसूरत है कि कोई भी मर्द उससे शादी नहीं करेगा। मैडम गू, आपको जरूरी की मदद करनी चाहिए, ना कि गैर जरूरी की। श्रीमती गू के अपने विचार थे, इसलिए उन्हें मैडम गू द्वारा इस मामले से निपटने का तरीका पसंद नहीं आया। यही कारण था कि उन्होंने मैडम गू का विरोध किया। श्रीमती गू की बात सुनकर गू झेनकांग ने सहमति में सिर हिलाया। माँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैडम गू इतनी क्रोधित हो गई कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। दोनों ही कितने मूर्ख थे। आखिर उसका ये बेटा उससे जरा भी मिलता जुलता क्यों नहीं था? अगर वो उसकी तरह थोड़ा सा भी समझदार होता तो उसे इतनी सारी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सब गलत हो। मैडम गू इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने श्रीमती गू का हाथ झटक दिया और अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। तुम दोनों को क्या पता? उस बदसूरत लड़की का कहना है कि लॉर्ड हुआई के आदमी इस मामले को निपटाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, और यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। अगर तुम्हारे विभाग के लोगों को पता चल जाए कि लॉर्ड हुआई के साथ हमारे करीबी संबंध हैं, तो तुम सम्मानित महसूस करोगे, और हो सकता है कि तुम्हें तरक्की भी मिल जाए। लेकिन हम सब दहेज पर ही निर्भर हैं। गू झेनकांग ने तर्क दिया। वह बेशक लॉर्ड हुआई की उपस्थिति से अवगत था, लेकिन वे दोबारा गरीब नहीं हो सकते थे। मैडम गू ने अपना सिर हिलाया। उनका ये बेटा कितना मूर्ख था। उसने आह भरी। वह जानती थी कि और डांटने से उसकी सोच नहीं बदलेगी, इसलिए उसने समझाया, वह बदसूरत लड़की वांग परिवार के साथ साथ लॉर्ड हुआई की भी दोस्त है। अगर उसे सूची चाहिए तो उसे दे दो। वह सिर्फ एक कागज से दहेज पर कब्जा नहीं कर सकती। ये खेत और गोदाम है, और वह इनकी देखभाल नहीं कर सकती, यहाँ तक कि किराया वसूलना भी नहीं जानती। वह हमारे बिना कुछ नहीं कर सकती। साथ ही खेतों में काम करने वाले सभी कर्मचारी हमारे ही आदमी हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दहेज हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी शादी हम पर निर्भर करती है। फैसला हम ही करेंगे। ये कहते हुए मैडम गू ने श्रीमती गू की ओर एक नज़र डाली। अब श्रीमती गू को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है, और अब उन्हें उतना गुस्सा नहीं आ रहा था। ये बदसूरत लड़की साधारण होने के स्तर की भी नहीं थी। वह हद से ज्यादा बदसूरत थी। भले ही वह वांग परिवार की रक्षक बनकर लॉर्ड हुआई की मदद करे, फिर भी अपनी बदसूरती के कारण शायद उसे कोई वर न मिले। जब वह समय आएगा तो उसे बस अपने परिवार में से एक संतान को चुनना होगा। तब वह वैसे भी इस लड़की पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेगी। उसे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। मुझे समझ आ गया, मैडम गू, अब मैं व्यवस्था करने जा रही हूँ। श्रीमती गू प्रसन्न थी और काम को आगे बढ़ाने में तत्पर थीं। श्रीमती गू को जाते देख गू झेनकांग उनके पीछे जाने ही वाला था कि मैडम गू ने उसे रोक दिया। झेनकांग, उसने कहा। C64, कोई नहीं। माँ, क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? गू झेनकांग ने उलझन में पूछा। कोई गंभीर बात नहीं है।
बस आपको बता रही हूँ कि अब वो लड़की हमारे काम की है, इसलिए जब भी उससे मिलो उसे डांटो या मारो मत। मैडम गू ने उससे याद दिलाया। और हाँ, ये जानकारी लीक करने की कोशिश करो कि लॉर्ड हुआई हमसे मदद मांग रहे हैं। गू झेंकांग चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसे इसका अर्थ समझ आ गया। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और सहमति में सिर हिलाया। उन्हें सुश्री लिन कुछ खास पसंद नहीं थी। वे एक विद्वान थे और उन्हें किसी व्यवसायी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए था। दूसरी ओर, श्रीमती गो एक अधिकारी की बेटी थी, जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वो बदसूरत लड़की सुश्री लिन की बेटी थी, जिसे वे नापसंद करते थे, लेकिन आखिर वो उनकी बेटी थी और उन्होंने कभी उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में नहीं सोचा था। फिर भी वो बदसूरत लड़की उनके परिवार की इज्जत खराब करती रही, इसलिए धीरे धीरे उनके मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो गई। अब स्थिति अलग थी। वो उपयोगी साबित हो चुकी थी, इसलिए उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए था। गू झेंकांग यह अंक हासिल कर सकता था। ये देखकर कि उसके मन में विचार आ रहा है, मैडम गू ने हाथ हिलाकर उसे जाने दिया। अपने बेटे की पीठ देखकर उसने आह भरी। वह बुद्धिमान तो नहीं था, लेकिन कम से कम उसकी बातें तो सुनता था। इतना ही काफी था। अगले दिन गू चाओयान किंग के साथ चली गई। वे लिन परिवार की ओर जा रहे थे, इसलिए अगर किंग उनके पीछे जाती तो वह गू परिवार की तुलना में अधिक सुरक्षित स्थिति में होती, जहां गू रुक्सुए या गू शियुयांग उसे परेशान कर सकती थीं। गाड़ी तैयार थी, जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि श्रीमती गू उसके लिए इतनी अच्छी गाड़ी का इंतजाम करेगी। क्या कल वह आश्वस्त नहीं लग रही थी? ऐसा प्रतीत हुआ कि मैडम गू ने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे वह संतुष्ट हो गई थी। ईमानदारी से, गू हवेली में, मैडम गू उन कुछ लोगों में से एक थी जिनका दिमाग बहुत तेज था। उसे विदा करने कोई नहीं आया था, केवल काई मिंग ही उसे लेने आया था। जाहिर है, ये मैडम गू का आदेश था। गू चाओयान किंग के साथ गाड़ी में सवार होकर लिन परिवार की ओर चल पड़ी। लिन परिवार भी राजधानी में ही रहता था। लिन परिवार कभी शाही व्यापारिक परिवार हुआ करता था, लेकिन जब स्वामी जी चले गए तो उन्हें शाही व्यापारिक परिवार होने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी कारण लिन परिवार को शहर के बाहरी इलाके में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें वहां पहुंचने में 2 घंटे लगे। यह कोई लंबी यात्रा नहीं थी, लेकिन दोनों परिवारों के बीच कम दूरी होने के बावजूद लिन परिवार और गू परिवार ने कभी एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। गू चाओयान को नहीं लगता था कि इसका कारण गू परिवार का अहंकार था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिन परिवार ने शाही व्यापारिक परिवार के रूप में अपना स्थान खो दिया था, इसलिए गू परिवार ने उन्हें त्याग दिया। उसने अपना सिर हिलाया। श्रीमती, क्या आपको लगता है कि लिन परिवार हमसे मिलना चाहेगा? आपने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और उन्हें भी दुख पहुंचाया है। किंग ने चिंता से पूछा। बेशक वे उसे देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन उसने पहले ही रोंग चुक्सुआन से लिन परिवार की स्थिति की जांच करने के लिए कहा था, इसलिए उसने एक विचार सोचा था। रोंग चुक्सुआन लॉर्ड हुआई के अंगरक्षक थे। लॉर्ड हुआई ने उसे गू चाओयान की रक्षा के लिए उसके पीछे जाने को कहा था, और उसने इस बात को ठुकराया नहीं। रोंग चुक्सुआन वास्तव में काफी उपयोगी था और काम आ सकता था। मालकिन, हम यही हैं, नौकर ने उन्हें याद दिलाया। ठीक है, गू चाओयान ने जवाब दिया और किंग के साथ चली गई। रोंग चुक्सुआन उनसे कुछ ही दूरी पर थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही वे लिन हवेली पहुंचे, किंग ने आगे बढ़कर कहा, हम गू हवेली की सुश्री हैं और हम गुरुजी से मिलना चाहती हैं, कृपया हमारा संदेश उन तक पहुंचा दें। आप गू हवेली से हैं, कृपया वापस जाए, मालिक ने आदेश दिया है कि हम आप लोगों से कभी नहीं मिलेंगे। नौकर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। किंग को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था।
लिन परिवार में सभी लोग जानते थे कि लिन परिवार और गू परिवार कभी एक दूसरे के घर नहीं जाते थे। किंग ने चिंतित भाव से गू चाओयान की ओर देखा। श्रीमती, हमें क्या करना चाहिए? C65 असुविधा। गू चाओयान के चेहरे पर हमेशा एक शांत भाव रहता था। किंग को पहले प्रयास में असफल होते देख वह आगे बढ़ी और नौकरानी से बहुत ही कोमल स्वर में बोली, मैं लिन जियाशु का इलाज कर सकती हूँ। नौकर उन्हें मना करने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि वह चौंक गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस अचानक मिली खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जाओ और बड़े मालिक को बता दो कि वांग परिवार के छोटे मालिक का इलाज भी मैंने ही किया है। डांट पड़ने की चिंता मत करो, गू चाओयान ने कहा। नौकरानी ने इसे आजमाने का फैसला किया। लिन परिवार ने इन वर्षों में कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से इलाज करवाया था। उनके घर आने वाला हर डॉक्टर उनके यहाँ आता था। जब उसने चाओयान की बात सुनी तो उसने अन्य छोटे नौकरों से कहा, तुम यहीं रहो, मैं बूढ़े मालिक को बता देता हूँ। छोटे नौकरों ने सिर हिलाया। वे अब गू चाओयान के गिरोह को तिरस्कार भरी नजरों से नहीं देख रहे थे। किंग खिलखिलाकर हंस पड़ी और गू चाओयान का हाथ खींचते हुए बोली, श्रीमती, आप तो कमाल की हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं। गू चाओयान ने हल्की सी मुस्कान दी। दरअसल लिन परिवार में आने की उसकी जिद का कारण सिर्फ सूची हासिल करना नहीं था। लिन परिवार के सबसे मूल्यवान खेतों और भंडारों के अनुबंध दरअसल क्योंगा पवेलियन में छिपे हुए थे। किसी कारणवश वे सूचियां वहां से नहीं हटाई गई थीं। वह लिन परिवार में इसलिए आई थी क्योंकि वो उसकी मां का घर था। गू परिवार अब लिन परिवार को नीची नज़र से देखता था, लेकिन गू चाओयान को उम्मीद थी कि दोनों परिवार आपस में संवाद स्थापित कर सकेंगे। मूल मेजबान की यादों से जितना उसे पता था, गू चाओयान जानती थी कि लिन परिवार भी काफी अभिमानी था। समय आने पर वह गू परिवार को छोड़कर चली जाएगी। हालांकि उसने लिन परिवार की चापलूसी करने की योजना नहीं बनाई थी, कम से कम अभी तो नहीं। उसे पहले लिन परिवार द्वारा स्वीकार किया जाना था। यदि वह लिन जियाशु को ठीक कर सकती तो वह इस उपकार के बदले अतीत के संघर्षों को मिटा देती। जब गू चाओयान किसी और बात में मग्न थी, तभी नौकरानी लौटी और विनम्रता से मुस्कुराते हुए बोली, सुश्री गू, मालिक साहब आपको अंदर आने के लिए कह रहे हैं। उसने इतनी विनम्रता इसलिए दिखाई क्योंकि उसे डर था कि उसके पहले के व्यवहार से वे नाराज हो गए होंगे। गू चाओयान ने अपना सिर झुकाया और सहमति में सिर हिलाया, फिर वह लिन हवेली में प्रवेश कर गई। लिन हवेली बहुत बड़ी नहीं थी, उसमें केवल 3 दरवाजे थे। ऐसा कहा जाता था कि मास्टर लिन के चले जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों को रखने के लिए इस आंगन को खरीदा गया था और अब वे गुमनाम जीवन जी रहे थे और राजधानी के बाहरी इलाके में रह रहे थे। इस सादे से आंगन को देखकर वह कभी यह अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि यहाँ रहने वाला परिवार पहले एक बेहद अमीर शाही व्यापारी परिवार था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गू परिवार लिन परिवार से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। गू चाओयान ने ये सोचते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। जब नौकरानी को लिन हवेली के हॉल में ले जाया गया तो वह वहां से चली गई। गू चाओयान किम के साथ अंदर चली गई, जबकि रोंग चुक्सुआन उनकी सुरक्षा के लिए बाहर इंतजार कर रही थी। मास्टर साहब और श्रीमती लिन भी गू चाओयान के चाचा और चाची थे। अब मुख्य कुर्सियों पर बैठे हुए उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, मानो वे किसी साधारण डॉक्टर से मिलने आए हों। अपनी भतीजी को देखकर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। गू चाओयान इस भावना को समझ सकती थी। उसने झुककर कहा, चाचा और चाचा जी को प्रणाम। हाँ, बूढ़े मालिक ने नाक सिकोड़ते हुए और उदास चेहरे से कहा, हम तो बस एक गरीब व्यापारी परिवार हैं जो आपकी शुभकामनाएं स्वीकार नहीं कर सकते। जब कुछ साल पहले गुरुजी ने गू चाओयान से नज़दीकी बनाने की कोशिश की थी,
तब गू परिवार ने उसे यही सिखाया था और उसी तरह युवा गू चाओयान ने उन्हें जवाब दिया था। गुरुजी को ये शब्द अच्छी तरह याद थे, इसलिए जब उन्होंने गू चाओयान का अभिवादन सुना तो उन्होंने उसे करारा जवाब दिया। श्रीमती लिन ने बूढ़े मालिक के हाथ पर थपथपाते हुए गू चाओयान से कहा, तुम्हारे चाचा हमेशा से बचकाने रहे हैं। हालांकि वह भी उसे वापस अभिवादन नहीं करना चाहती थी। उसने पूछा, आपने कहा था कि आप जियाशु का इलाज कर सकते हैं, क्या ये सच है? C66 इलाज योग्य। गू चाओयान ने सिर हिलाया। श्रीमती लिन के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। वो उसका इकलौता बेटा था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वह ठीक हो जाए, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम थी। आखिरकार कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया था। बूढ़े गुरु थोड़े संतुष्ट दिखे। उनके चेहरे की गंभीरता कुछ कम हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करें। आखिर वे और गू परिवार, जिसमें गू चाओयान भी शामिल था, अब एक दूसरे से मिलने नहीं जाते थे। गू चाओयान ने आगे कहा, लेकिन उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, अगर वह ठीक हो जाता है तो मेरी एक शर्त है। ये शब्द अभी बोले ही थे कि बूढ़े गुरुजी फिर से गंभीर हो गए और श्रीमती लिन से बोले, देखिए, मुझे पता था कि गू परिवार यहाँ व्यर्थ नहीं आया है। वे हमसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। उस्ताद को निराशा हुई। जब उनकी बहन की मृत्यु हुई तो उन्होंने गू परिवार की असलियत जान ली थी। उन्होंने गू चाओयान को अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, इस डर से कि वह एक दयनीय जीवन जिएगी, लेकिन पता चला कि गू चाओयान भी लिन परिवार को गरीब होने के कारण नीचा दिखाती थी। वह इस बात से काफी समय से नाराज था, इसलिए जब गू चाओयान उसके पास आई तो उसके मन में उम्मीदें बढ़ने लगीं। लेकिन अफसोस, गू चाओयान ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। उनके बीच मतभेद था और उसे दूर करना आसान नहीं था। इसमें समय लगेगा। जब वह लिन जियाशु को ठीक कर देगी तो वह अपने चाचा और चाची के करीब आने की कोशिश कर सकती है। श्रीमती लिन को ये प्रस्ताव अजीब नहीं लगा। उसने कुछ अफवाहें सुनी थीं। उसे पता था कि गू चाओयान की तबीयत ठीक नहीं है। जब तक जियाशु ठीक हो जाती, वह किसी भी तरह की स्थिति को स्वीकार कर सकती थी, क्योंकि जियाशु ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। उसने बूढ़े गुरु के हाथों पर थपथपाते हुए पूछा, आपकी क्या हालत है? जब तक मैं उसका इलाज नहीं करवा देती, तब तक हम इंतजार कर सकते हैं। गू चाओयान ने कहा, ठीक है। श्रीमती लिन और इंतजार नहीं कर सकती थीं। गू चाओयान ने ही तो वांग परिवार के छोटे मालिक का इलाज किया था। वह छोटा मालिक इतना स्वस्थ नहीं था, इसलिए अगर वह ठीक हो गया तो श्रीमती लिन को उम्मीद थी कि जियाशु भी ठीक हो जाएगी। जियाशु चुयुन पवेलियन में रह रहा है, मैं आपको वहां ले जाऊंगी ताकि आप उसकी नब्ज महसूस कर सकें, श्रीमती लिन ने उत्साह से कहा। गू चाओयान ने सिर हिलाया। बूढ़े मालिक का इरादा उससे थोड़ा आराम करने के लिए कहने का था, लेकिन मुंह खोलते ही उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह अपनी पत्नी की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वह उनसे काफी पीछे पीछे चले गए। लिन हवेली बहुत बड़ी जगह नहीं थी, इसलिए वे जल्द ही चुयुन मंडप में आ गए। लिन हवेली के अन्य स्थानों के विपरीत चुयुन मंडप बहुत शांत था और वहां बहुत कम नौकर चाकर मौजूद थे। हो सकता है किसी ने उसे डॉक्टर के आने की सूचना दी हो, लेकिन लिन जियाशु पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहा था। गू चाओयान ने मेज के पास चाय पी रहे उस दुबले पतले युवक को देखा। धूप न पड़ने के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जियाशु, चाओयान यहाँ है, श्रीमती लिन ने दोस्ताना लहजे में कहा और गू चाओयान की ओर मुड़ी। वो तुमसे 1 साल छोटा है, तुम उसे जियाशु या भाई कह सकते हो। गू चाओयान ने सिर हिलाया और श्रीमती लिन की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या श्रीमती लिन ने जानबूझकर इस बात का जिक्र किया था कि यह युवक उनसे 1 साल छोटा भाई था।
उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए उसने लिन जियाशु की नब्ज महसूस की। इस दौरान लिन जियाशु ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उनके चेहरे पर किसी प्रकार की अपेक्षा का भाव नहीं दिखा। ऐसा प्रतीत होता था कि इस युवा गुरु को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। खैर, वो इतना बीमार था कि खुद के लिए कोई उम्मीद नहीं रख सकता था। गू चाओयान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और लिन जियाशु ने बिना कोई रुचि दिखाए चाय पीना शुरू कर दिया। श्रीमती लिन इंतजार नहीं कर सकी और उन्होंने पूछा, कैसे है, क्या वह ठीक हो सकता है? C67, भावी मालकिन, यह एरिसिपेलिस है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगता है तुम बचपन से ही ऐसे हो। तुम मुश्किल से खाते हो और खून की खांसी करते हो। इसका कारण है तुम्हारा पेट खराब होना। तुम्हारी मौजूदा हालत को देखते हुए लगता है कि तुम्हारे पास जीने के लिए बस कुछ ही साल बचे हैं, गू चाओयान ने कहा। श्रीमती लिन का चेहरा पीला पड़ गया। चाओयान की बात अन्य डॉक्टरों से अलग थी, लेकिन उनका निष्कर्ष एक ही था, जीने के लिए केवल कुछ ही साल बचे हैं। लिन जियाशु चाय पीते पीते और भी पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, अगर आप डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकते तो घर पर ही रहिए। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा मत कीजिए। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी जब उसकी माँ डॉक्टरों को विदा करते समय आशा से भर जाती थी और फिर निराश हो जाती थी। अगर ऐसा होना ही था तो वह हार मानकर वैसे ही जीवन जी सकता था जैसा उसे जीना चाहिए। गू चाओयान ने लिन जियाशु पर एक नज़र डाली। ये लड़का अपनी जान की परवाह न करने का दिखावा करता था, लेकिन असल में वह जीना चाहता था। इसी वजह से सब कुछ आसान हो गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि तुम बहुत लंबी उम्र तक जियोगे। गू चाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमती लिन पहले से ही रो रही थीं, लेकिन ये शब्द सुनकर उन्होंने अपने आंसू नहीं पोंछे, बल्कि गू चाओयान के कपड़े खींचते हुए पूछा, क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? गू चाओयान ने सिर हिलाया। लिन जियाशु ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसे उसकी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उसका इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। इसमें कम से कम 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। इस दौरान मुझे यहाँ बार बार आना पड़ेगा। गू चाओयान ने कहा। ये सुनकर कि वह उसके बेटे को ठीक कर सकती है, उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह अक्सर उसके आसपास रहती है या नहीं। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ाम कर देती हूँ, श्रीमती लिन ने कहा और जल्दी से जाने ही वाली थी कि उन्होंने लिन जियाशु को जोर देकर कहा, जियाशु, चाओयान ने वांग परिवार के टोंट का इलाज किया था। अगर वह कहती हैं कि वह तुम्हारा भी इलाज कर सकती हैं, तो उन्हें पूरा भरोसा है। तुम्हें उनसे ज़रूर काम करवाना चाहिए। लिन जियाशु ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में जानने के बाद गू चाओयान चुयुन मंडप में और नहीं रुका। श्रीमती लिन आवास की व्यवस्था कर रही थी, तभी वे चिकित्सा सामग्री तैयार करने चली गईं। उनका दावा था कि वे इस बीमारी का इलाज कर सकती हैं, लेकिन इस गंभीर बीमारी के लिए उन्हें कई सामग्रियों की आवश्यकता थी। बूढ़ा गुरु उदास चेहरे के साथ मदद कर रहा था और गू चाओयान से एक शब्द भी बोलने से इनकार कर रहा था। गू चाओयान उस स्थिति को अच्छी तरह समझ गया था, फिर भी वह उसे उतना पसंद नहीं करता था। उसने अपनी ज़रूरत की चीज़ें लिख ली और वह सूची नौकरानी को दे दी, जो उन चीज़ों को लेने के लिए बाहर गई। श्रीमती लिन ने आवास की व्यवस्था भी पूरी कर ली थी। इलाज के लिए उनके रहने की व्यवस्था जिंक्शन हट में की गई थी, जो पहले लिन जियाशु का अध्ययन कक्ष हुआ करता था और अब उनका अस्थायी निवास स्थान है। किंग के अलावा उसने 2 और नौकरानियां रखीं जो उसके दैनिक कार्यों में मदद करती थीं। जब सब काम खत्म हो गया तो गू चाओयान किताबें पढ़ने चली गई। अब वह आखिरकार यहीं बस गई थी। चुयुन पवेलियन में लिन जियाशु बेचैन हो रही थी।
किसी भी डॉक्टर ने कभी ये दावा नहीं किया था कि वह ठीक हो सकता है, यहाँ तक कि दरबार में मौजूद शाही डॉक्टरों ने भी नहीं, जिन्होंने उसकी उम्र बढ़ाने के लिए उसे कुछ दवा दी थी। हालांकि गू परिवार की इस बदसूरत लड़की ने दावा किया कि वो उसे बुढ़ापे तक जीवित रख सकती है। उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी मां के मन में जो उम्मीद जागी थी, वो फिर से निराश हो जाए। इसलिए वह जिंक्शन हट जाने के लिए मजबूर हो गया। उसे उम्मीद थी कि वो गू परिवार की उस बदसूरत लड़की को अपनी मां को सच बताने के लिए मना लेगा। जैसे ही वह जिंक्शन हट पहुंचा, उसने कुछ धीमी फुसफुसाहट सुनी। क्या आपको लगता है कि वो बदसूरत औरत युवा मालिक को ठीक कर सकती है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो वांग परिवार के छोटे मालिक को ठीक कर सकती थी, तो हमारे छोटे मालिक को भी ठीक कर सकती है। मैंने सुना है कि उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। जब छोटे मालिक ठीक हो जाएंगे, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। शायद वो हमारी रखेल बन जाए। वो इतनी बदसूरत है और पहले तलाक भी ले चुकी है। उसकी चिकित्सा क्षमता को देखते हुए एक अच्छा पति मिलना तो हर तरह से फायदेमंद होगा, नौकरानी ने ताना मारा। दूसरी नौकरानी थोड़ी नाराज लग रही थी। लिन जियाशु का भी यही हाल था। वह इतना नाराज था कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। C68 युवक तो महिला इसी बारे में सोच रही थी। उन्हें किसी के बहकावे में आना बिल्कुल पसंद नहीं था, खासकर शादी के मामले में। तो क्या मरने की कगार पर होने के कारण उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी करने का अधिकार खो दिया था। उसका पीला पड़ा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके गालों पर लालिमा छा गई। जिंक्शन हट में सेवा कर रही दो लड़कियां, शान लेन और शुई लान, ने लिन जियाशु को देखते ही उनका अभिवादन किया। प्रणाम, स्वामी जी। लिन जियाशु ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे अंदर के कमरे में चली गई। शान लेन थोड़ी घबराई हुई थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, क्या उसने हमारी बातें सुन लीं? मुझे ऐसा नहीं लगता, शुई लैन ने जवाब दिया और मन ही मन थोड़ी खुश हुई। छोटे मालिक के चेहरे के भाव देखकर लगता है कि उन्होंने उनकी बातें सुन ली होंगी। जब तक वो गू परिवार की उस लड़की से नाराज और नफरत करते रहे, तब तक अगर वह भविष्य में छोटे मालिक से शादी कर भी ले तो क्या हुआ? छोटे मालिक को तो वह पसंद नहीं आएगी और खुद लड़की को भी। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी शुई लैन ने शान लैन को अपने पीछे आने के लिए कहा। वे जिंक्शन हट की नौकरानियां थीं, और अगर वे कुछ बातचीत के लिए कमरे के अंदर थीं, तो ये पूरी तरह से उचित था। शान लैन हिचकिचाई, लेकिन शुई लैन ने सीधे सीधे कहा, हम जिंक्शन हट की नौकरानियां हैं, कोई बात नहीं। शान लैन सहमत हो गई। अंदर वाले कमरे में जब किंग ने उनके लिए चाय डाली तो लिन जियाशु गू चाओयान के सामने बैठ गई। लिन जियाशु के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जाहिर तौर पर वह नाराज था। गू चाओयान ने चेहरे के भावों पर ध्यान नहीं दिया और चाय पीती रही। उसके सामने बैठा ये युवक काफी उलझा हुआ था, और वह इस बात से भली भांति परिचित थी। वह वर्षों से बीमार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दूसरों से अधिक संवेदनशील था, लेकिन गू चाओयान को इसकी परवाह नहीं थी। तुम मेरा इलाज इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे माता पिता से कोई समस्या है, लिन जियाशु ने गुस्से से कहा। गू चाओयान ने उसकी ओर एक नज़र डाली, अपना सिर नीचे किया और सहमति में सिर हिलाया। तो ये सच था। लिन जियाशु को इतना गुस्सा आया कि उसके सीने में दबा क्रोध फूट पड़ा। मुट्ठी कसकर भींचे हुए उसने पाया कि उसकी उंगलियों के जोड़ पीले पड़ रहे हैं। गू चाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हालत से यह आदमी क्यों नाराज हो रहा है, क्योंकि वह चाय पी रही थी। क्या ये युवा मालिक कभी हवेली से बाहर नहीं निकला, या उसे कभी पता ही नहीं था कि चीजें खरीदने के लिए भुगतान करना पड़ता है, और यही बात बीमारी की जांच पर भी लागू होती है। उसने लिन जियाशु पर दया भरी नज़र डाली। उसकी नज़र देखकर लिन जियाशु और भी ज्यादा क्रोधित हो गई।
तुम मुझे क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? वो एक बेहद ही विकृत और संवेदनशील युवक था। गू चाओयान ने ये सोचकर अधिक धैर्य दिखाया कि वो उसकी चचेरी बहन है। अगर दूसरे डॉक्टर भी तुम्हारी जांच करने आते हैं, तो तुम्हारे परिवार को उन्हें भी भुगतान करना पड़ेगा। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार से बदले में कुछ लेना चाहती हूँ, जो बिल्कुल उचित है। तुम्हारे माता पिता की नज़र में तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बीमारी ठीक होने का इंतजार करो। यही बात तुम्हारे माता पिता को सबसे ज़्यादा खुश करेगी। गू चाओयान ने कहा। लिन जियाशु ने आत्मा व्यंग्यपूर्ण ढंग से उपहास किया। सच है, वो उनका इकलौता बच्चा था और उसकी जिंदगी सबसे बढ़कर थी। जब तक वह जीवित रह सकता था, उसके पास और क्या विकल्प था? उन्हें तो अपनी शादी के बारे में भी कोई विकल्प नहीं मिला। हालांकि वो बहुत नाराज था, उसे किसी भी काम के लिए मजबूर किया जाना पसंद नहीं था। इसलिए उसने गुस्से में नाक सिकोड़ी और जिंगशिन हट से चला गया। यहाँ तक कि गू चाओयान को भी यह सब कुछ उलझन भरा लगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लिन हवेली की नौकरानियां यह मान रही थीं कि वह लिन जियाशु को ठीक करने के बाद उससे शादी करने के लिए यहाँ आई है। श्रीमती किंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इस युवा स्वामी को देखिए, आप ही तो उनकी डॉक्टर हैं। C69 कमरे में एक रात। किंग के विरोध भरे चेहरे को देखकर गू चाओयान ने शांत भाव से मुस्कुरा दिया। ये लड़की किसी भी परिस्थिति में अपने साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गू चाओयान ने थोड़ी देर सोचा। कृपया गर्म पानी तैयार कर दीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। किंग को आदेश मिला और वह जल्दी से वहां से निकल गया। लिन परिवार ने उसके लिए 2 नौकरानियां तो मंगवा ली थीं, लेकिन वह किंग के साथ रहने की आदी थी और यह भूल गई थी कि जिंगशिन हट में अभी भी 2 नौकरानियां उसका इंतजार कर रही थीं। नहाते समय वह वही करती थी जो वह हमेशा करती थी। अनजाने में ही झरने का पानी नहाने के टब में डाल दिया गया। शायद समय बीतने के कारण जो बूंदें पहले सिर्फ एक बूंद होती थीं, अब दुगुनी हो गई थीं। फिर भी उसे इतनी जल्दी सुंदर होने की उम्मीद नहीं थी। इससे उसे परेशानी हो सकती थी। वो किसी चीज से नहीं डरती थी, बस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए जब भी उसे पानी डालना होता, वह सिर्फ एक बूंद ही डालती थी। वो हर दिन बदलती जा रही थी, थोड़ी पतली और थोड़ी गोरी होती जा रही थी, क्योंकि उसके चेहरे की बनावट निखरने लगी थी और उसकी शारीरिक सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। स्नान के बाद उसे बहुत आराम महसूस हुआ। गू चाओयान ने कपड़े पहने और अंदर के कमरे की ओर चलने लगी। तभी उसने अवचेतन रूप से कहा, किंग, मेरा काम हो गया है। कुछ देर बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो बस यही सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी वह किसी की बाहों में गिर गई और उसका मुंह बंद कर दिया गया। एक चोर, यही पहला विचार था जो गू चाओयान के दिमाग में कौंधा, और वह भी चोर की हरकतों को भांप नहीं पा रही थी। वह अभी यह सोच ही रही थी कि कैसे जवाब दे, तभी एक कोमल और मधुर आवाज सुनाई दी, मैं हूँ। भगवान हुआई। गू चाओयान अपना सिर घुमाने ही वाली थी कि लॉर्ड हुआई ने उसे छोड़ दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गू चाओयान चौंकी नहीं, बस हैरान थी। लिन हवेली भले ही 3 आंगनों वाला एक छोटा सा घर हो, लेकिन जहाँ तक उसने देखा था, वहाँ कई पहरेदार मौजूद थे। फिर भी यह आदमी बिना किसी का ध्यान खींचे उसके कमरे में आ गया। सुंदर दिखने वाले झो हुआइजिन ने भौहें चढ़ाईं और फिर गू चाओयान की ओर नाखुशी भरी नज़र से देखा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरी क्षमताओं पर शक करते हो। गू चाओयान ने अपनी आंखें घुमाईं।
वह बेबसी से बुदबुदाई, प्राचीन काल के सभी युवकों में क्या खराबी आ गई थी। लिन जियाशु अभी अभी गई ही थी कि अब उससे भी ज्यादा शातिर व्यक्ति यहाँ आ गया था। झू वोइजिन को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने मुख्य बिंदु को पकड़ लिया। सब कुछ यहाँ कोई और भी था। उसने गू चाओयान को बाहों में भर लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी क्षमताओं पर कभी शक मत करना और किसी दूसरे पुरुष पर ध्यान मत देना, समझी? वरना, या फिर क्या? गू चाओयान ने लापरवाही से पूछा, उम्मीद करते हुए कि उसकी पकड़ छूट जाएगी। या फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना सक्षम हूँ। मेरी चेतावनियों को ध्यान में रखना, अगर तुम अगले दिन बिस्तर से उठकर चलना चाहते हो तो। गू चाओयान का चेहरा लाल हो गया। उसके 2 जीवन थे, और पिछले जन्म में उसका एक प्रेमी था, लेकिन उसने कभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। पिछले जन्म का वही प्रेमी उसकी मौत का कारण बना। ये शब्द सुनकर गू चाओयान घबरा गई। अब क्या? तुम बहुत गंदे हो, गू चाओयान ने विरोध किया। झू वोइजिन चौंक गया। उसने देखा कि उसकी बाहों में मौजूद लड़की का चेहरा अभी भी लाल था, और जब उसने विरोध किया तो वह एक नाराज बिल्ली की तरह प्यारी लग रही थी। अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि गर्माहट की एक धारा सीधे उसके शरीर के निचले हिस्से तक जा रही है। C70 कपड़े उतारो। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन। संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। अचेतन रूप से उसने अपनी बाहों में मौजूद लड़की को छोड़ दिया। उसकी पकड़ ढीली होते देख गू चाओयान तुरंत उसकी बाहों से उठ गई और होश में न होने के भाव से लॉर्ड हुआई की ओर देखने लगी। मन ही मन सोचने लगी, क्या विरोध काम आया। शर्मिंदा होकर झू वोइजिन को चिंता होने लगी कि कहीं वो उसे बहुत ज्यादा फ्लर्टी न समझ ले। आखिर वे अभी कुछ ही बार मिले थे। मुझे अब जाना होगा, अपना ख्याल रखना, उसने कहा और जल्दी से चला गया। अजीब, गू चाओयान भी यही सोच रही थी। ये लॉर्ड हुआई तो बड़े अजीब थे। उसे जाते देख गू चाओयान भी थक गई, इसलिए वह लेट गई और सो गई। अगले दिन जब वह तैयार हो ही रही थी, तभी श्रीमती लिन जिंगशिन हट पर उसका इंतजार कर रही थीं। श्रीमती लिन चिंतित और परेशान थीं और वह इस बात को अच्छी तरह समझती थीं। उसने नाश्ता छोड़ दिया और श्रीमती लिन के साथ चुयुन पवेलियन चली गई। लिन जियाशु पहले ही उठ चुकी थी। वह कल की तरह गुस्से में नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने गू चाओयान की तरफ देखने से इनकार कर दिया। चाओयान, जैसा आपने कहा था, सामग्री तैयार है, श्रीमती लिन ने कहा और कमरे में मौजूद कुछ बुजुर्ग डॉक्टरों की ओर इशारा करते हुए बोली, वे आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। बस उन्हें बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। उसकी मदद करना नहीं। श्रीमती लिन तो बस चिंतित थीं। वह अपनी देखभाल के लिए इन डॉक्टरों को नियुक्त कर रही थी, ताकि उसे निश्चिंतता रहे। वह अपने बेटे के बारे में बात कर रही थी, और वह नहीं चाहती थी कि कुछ भी बुरा हो, भले ही इसका मतलब ये हो कि लिन जियाशु के पास जीने के लिए केवल कुछ ही साल बचे हों। गू चाओयान ने सिर हिलाया। उसने एक सामग्री तैयार की और डॉक्टरों में से एक को घूर कर देखा। जाओ और इसे पका लो, फिर पकने के बाद इसे कमरे में ले आओ। एक्यूपंक्चर के बाद उसे 2 घंटे तक पानी में भिगोकर रखना होगा। उस सामग्री को देखकर डॉक्टर हिचकिचाया, लेकिन फिर भी जाने का फैसला किया। गू चाओयान हमेशा अपने पास चांदी की सुइयां रखती थी, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में इन सुइयों का इस्तेमाल किया था। उसे चांदी की सुइयां निकालते देख एक डॉक्टर ने सवाल किया, क्या आप एक्यूपंक्चर कर रही हैं? गू चाओयान ने सिर हिलाया और डॉक्टर से आगे कोई बात नहीं की। उसने लिन जियाशु की ओर शांत भाव से देखा और कहा, बस अपने कपड़े उतार दो। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, लिन जियाशु हिले तक नहीं। श्रीमती लिन को यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने वृद्ध डॉक्टर से पूछा, क्या प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है? डॉक्टर को ये देखकर थोड़ी झुंझलाहट हुई कि गू चाओयान ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया।
श्रीमती लिन को ये पूछते देख वह भड़क उठा, एक्यूपंक्चर में कुछ भी गलत नहीं है, मुझे पीढ़ियों से सुइयों का अनुभव है, लेकिन मैंने भी इसे छोटे मालिक पर इस्तेमाल नहीं किया और यह युवती कर सकती है। मुझे डर है कि छोटे मालिक को व्यर्थ ही दर्द सहना पड़ेगा। गू चाओयान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम भले ही कुशल न हो, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह अकुशल नहीं होता। मैंने वांग परिवार के युवा स्वामी का इलाज किया, क्या तुमने किया? वह यंग मास्टर टोन के इलाज का बार बार जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बूढ़ा डॉक्टर सचमुच परेशान करने वाला था। बिना याद दिलाए उसने मान लिया कि वह बस एक नौसिखिया है। सत्य। जब टोन का नाम लिया गया तो डॉक्टर चुप हो गया। श्रीमती लिन को भी तसल्ली मिल गई। आखिर वो ये कैसे भूल गई कि चाओयान ने वांग परिवार के छोटे मालिक का इलाज कर दिया था। जब जियाशु ने कल रात आकर उससे पूछा कि क्या वह गू चाओयान द्वारा रखी गई किसी भी शर्त को स्वीकार करेगी, तो उसने पूरी रात इस सवाल पर विचार किया। अगर चाओयान जियाशु से शादी करना चाहता और शादी को शर्त बनाता, तब भी वह उसे स्वीकार कर लेती। जियाशु के लिए उसकी जान से बढ़कर कुछ भी मायने नहीं रखता था। लिन जियाशु को हिलने से इनकार करते देख गू चाओयान भड़क उठी। जब तक तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगे, मैं तुम्हें सुई नहीं लगा सकती। तुम जैसे आदमी लड़की की तरह अनिर्णायक क्यों हो? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।